बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा ज़ीशान। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज ये जो गर्मी है जिस अंदाज़ में है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो ये मौसम जो है यहाँ पे एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जहाँ से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर तो हमने 52 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखा हुआ है, तो ये 32, 34, 36 तो कोई मायने नहीं रखता। बहरहाल हर मौसम की एक अपनी खासियत है, एक अपना एक चार्म है, और असल मौसम जो है वो तो दिल का मौसम है होता है। और आपका अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो आपको तमाम जो मौसम है वो अच्छे ही लगते हैं। और इसीलिए आज के इस खास प्रोग्राम में, इस खास मौसम के साथ, इस खास प्रोग्राम में हम भी आपके लिए लेकर आए बहुत सारी हीटी डिबेट्स के साथ साथ कोई खास किस्म के टॉपिक्स के साथ, खास मेहमानों के साथ प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। आज का प्रोग्राम भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे लोकल इश्यूज़ के ऊपर, बात करेंगे कि आफ्टर ऑल ये हमने देखा है कि कम्युनिटीज़ को भी बहुत सारे जो लोकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, उसका रेजोल्यूशन क्या है। और इस हवाले से एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे आज के इस ख़ास प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगी। वो कौन है आपको भी कुछ ही देर में बताता हूँ। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हमने देखा है कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से भी हालिया कुछ दिनों में कुछ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मॉर्गेज के हवाले से, उनमें कुछ इजाफा किया गया है। मॉर्गेज की अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है, स्पेशली अगर हम बात देखते हैं कि कोविड के दिनों के बाद से अब तक लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज का उनको सामना करना पड़ा है। और इस सारी सूरत हाल में किस तरह से मॉर्गेज को यूटिलाइज़ किया जा सकता है और इसको वो परसू कर सकते हैं अपना घर, जो सपना घर है, उस सपने को मुकम्मल करने के लिए। तो इस हवाले से नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी है कि इस 1 घंटे के प्रोग्राम में आपका साथ जो है वो मेरे साथ होना, इस प्रोग्राम के मेहमानों के साथ होना, इन मौज़ूआत के साथ होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने 2019 में बतौर काउंसलर जब पीटरबरो में उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा आप उनको देखते रहते हैं और आप एक ने बहुत सर्व किया है बीइंग एज ए GP। बिल्कुल, आप डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखती हैं। मुख्तलिफ TV शोज़ और मुख्तलिफ जो रेडियो शोज़ हैं उनको भी होस्ट किया है उन्होंने। और अब जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उनके बाद उनको एक ये एजाज़ दिया गया है उनके वो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनकी जानिब से कि वो शी बिकेम द मेयरस ऑफ पीटरबरो। तो और आप रिप्रेजेंट करती हैं पीटरबरो सिटी काउंसिल के ईस्ट वार्ड को। जी हाँ, ये वार्ड बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। तो ख्वातीन व हज़रात, अब बात करने जा रहे हैं हमारे साथ ख़ास शख्सियत हमारे जो साथ जो मौजूद हैं, काउंसलर शबीना असद क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम मैडम मेयर। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? हम परफेक्टली ऑलराइट। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी एंजॉय कर रही हूँ। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है कि दिल का मौसम है और दिल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए इंसान का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एक असल बात है। और आई थिंक कि हमारी अब ये जो गुफ्तगू है ये बिल्कुल सबके दिल के मौसम को ऐसा अच्छा करने जा रही है कि प्रोग्राम में वो शामिल होंगे और जो एक ताज़गी का एहसास है वो अल्टीमेटली इसमें शामिल हो जाएगा। राइट शबीना, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है दैट यू बिकेम द मेयरस ऑफ पीटरबरो। क्या फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं ये चीज़ रेक्टिफाई करना चाहूँगी कि मेयर इलेक्ट की मैं मेयरस हूँ और हमारे जो मेयर इलेक्ट साहब हैं वो काउंसलर एलन डाउसन हैं। And you're the mayoress of council, yeah, absolutely. I'm the mayoress of the mayor और उन्होंने चूज़ मुझे किया। उनके पिछले साल बीवी वफात पा गई थी और very sadly, और उनकी मैंने लुक आफ्टर किया आखिरी दिनों में। जी जी की वजह से। और ये मेयर का एक इख्तियार होता है कि जिसमें वो मेयर्स का जिसको भी हो जाए वो रुतबा दे सकते हैं। और आई थिंक ये बहुत हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि काउंसलर शबीना असद क़य्यूम को इस एजाज़ से नवाजा गया है। अब बीइंग एज ए मेयर्स बहुत सारे चैलेंजेस का हम सब बिल्कुल जानते हैं कि एक सामना करना पड़ेगा। 1 साल की जो ड्यूरेशन है, इस सारे सिनेरियो में शबीना आपकी क्या तरजीहात होंगी? ओके, ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हम लोग, जो मैं और मेयर साहब हैं, हम दोनों का एजेंडा यही है कि हम लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ास तौर पे वो चैरिटी ग्रुप्स जो कोविड के दौरान बिल्कुल ही फंडिंग से महरूम हो गए हैं और बेयरली सरवाइव कर रहे हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है और उनकी जो अहमियत इस शहर के लिए और कंट्रीब्यूशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो लोकल फूड बैंक्स हैं, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो हमारे कुछ कैंसर के चैरिटीज़ हैं लोकली जो पीटरबरो से ताल्लुक़ रखने वाली हैं,
उस तरह की चैरिटीज़ को के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे तरीक़ेकार यही होता है कि एक चैरिटी चूज़ किया जाता है और हम चैरिटी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन राइट। इस साल हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी अलाउंसेस हैं वो हम लेंगे नहीं, हम वो उन्हीं चैरिटीज़ को आपस में बांटेंगे और फूड बैंक्स के आपस में उनकी डिवीज़न हम करेंगे। अपनी अलाउंस को हम वो अलाउंस नहीं लेंगे और उसके अलावा लोगों से डोनेशंस मांगेंगे। जी। और एक और चीज़ जो हम करना चाहेंगे वो ये है कि आपको पता है कि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, केसेस बहुत बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा वाजिया हुए हैं और जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो वनरेबल फ्रेल एल्डरली लोग थे, जो अकेले में रहते थे अपने घरों में, घरों के अंदर बंद होते थे, उन्हीं को आपस में मेयर्स के पार्लर में हर हफ्ते हम एक मिनी बस पहुंचाएंगे उनके पास, एक राइट। एक विलेज, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको जी। लेके आएंगे मेयर्स पार्लर में, और वहाँ पे हम और मेयर साहब बैठ के उनके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मिंगलिंग होगी और जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा एजेंडा है हमारा, लेकिन इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस और अब तक काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। राइट, माशाल्लाह। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो कि कम्युनिटीज़ को जिसका सामना करना पड़ता है शबीना, वो है एंटी सोशल बिहेवियर का। जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो हैं वो एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो बहुत मुश्किल भी समटाइम्स हो जाता है कि उनको किसी एक नुक्ते के ऊपर लेकर आना, यूनाइट करना। इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? ओके, आई थिंक दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एज वेल। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इस दफ़ा हमारी क्वीन की प्लैटिनम जुबली के मौके के ऊपर मुझे कहा गया कि मैं बीकन लाइट करूँ। किस वजह से कहा गया था मेयर साहब ने? जी। एक कि मैं एक फ़ीमेल हूँ और एक डाइवर्स एथनिक माइनॉरिटी फ़ीमेल हूँ। यू आर द पार्ट ऑफ द बीएम कम्युनिटी, या? I'm a part of the BAME community। बहुत सारी diverse communities को मैं represent करती हूँ। ये चीज़ symbolize करती है कि we have more in common than that which divides us। और इस चीज़ के ऊपर हमें ज़रूर काम करना चाहिए to avoid anti-social behavior। अब anti-social behavior के कुछ factors हैं जो contribute करती हैं इस की तरफ, और वो एक ये है कि बहुत सारे यूथ सेंटर्स बंद हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, फंडिंग डिक्रीज हुई है, लोकल अथॉरिटीज़ अभी अपने यूथ सेंटर्स को इतना फंड नहीं कर पा रही हैं, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यूथ्स के पास इतनी एक्टिविटी नहीं होती है, और इसकी वजह से फिर आपको पता है कि गैंग क्राइम होती है और नाइफ क्राइम देखने का सामना होता है, ड्रग एफिलिएटेड और एसोसिएटेड क्राइम होता है, एंड द अदर फैक्टर इज़ के पुलिस कट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे फोर्सेस, जो पुलिस फोर्स की जो नंबर्स है वो अच्छी खासी डिक्रीज हुई हैं, और दैट्स द रीज़न वाई एंटी सोशल बिहेवियर का इंक्रीज हुआ है। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन शबीना, एक बहुत बड़ा जो मसला है वो हमने देखा है कि लोकल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है। मेरा नुक्ता आप आई एम श्योर कि समझ चुकी हैं कि सेंट्रल लेवल पे अगर गवर्नमेंट कंजर्वेटिव की है, लेबर में हमने देखा है जो मेजॉरिटी है वो लेबर की लोकल लेवल के ऊपर है, तो ये जो आपने भी जिस चीज़ की निशानदेही की है कि जो एक फंडिंग का एक जो फुकदान है वो आ जाता है, दरमियान में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, इस गैप को किस तरह से कवर किया जा सकता है? काउंसलर शबीना असद कयूम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पर्सनालिटी है वो निकाला जाए पॉलिटिक्स से। आप ज़ीशान भाई, politics is never personal, it's people who are personal, और हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्टोरेट को और रेजिडेंट्स को, इस चीज़ को ना देखते हुए कि उन्होंने किन को वोट दिया, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। इट डजंट मैटर कि उन्होंने कंजर्वेटिव को वोट दिया हो या लेबर को वोट दिया, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मैसेज के साथ हम जब लॉबी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करके फोकस बराबर का दें हर काउंसिल के ऊपर, खास तौर पे उन काउंसिल्स के ऊपर जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। लेकिन बहुत सारे टारगेट्स होते हैं काउंसिल्स के ऊपर, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत सारे काउंसिल्स हैं मुल्क के अंदर जिनको अपने फंडिंग टारगेट्स मीट करनी होती है और अपना बजट मीट करना होता है, और हर साल इसी वजह से बजट मीटिंग्स होती हैं कि अगर उस बजट को वो मीट नहीं करते हैं,
सालाना तौर पे उनकी फंडिंग फिर काटी जाती है। तो राइट। इसी वजह से फिर सर्विसेज में कमी आ जाती है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, जैसे आपके हेल्थ सर्विसेज हैं, पुलिस नंबर्स हैं, और कुछ सर्विसेज हैं जो आपके लोकल अथॉरिटी और काउंसिल की तरफ से राइट। आते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया है, या जैसे बाकी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस जो है वो सफ़र कर रही है, और वेदर फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हो या लोकल अथॉरिटी की तरफ से आती हो। राइट। लेकिन कौंसल शबीना, एक और नुक्ता बहुत अहम है और वो हेल्थ का, जिसका आपने भी तस्करा किया है। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, आप जीपी भी हैं। रोज़मर्रा की बेसिस पे आप मुख्तलिफ जो पेशेंट्स हैं उनको डील करती हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो आपके सामने आते हैं। आप किस तरह से देखती हैं मौजूदा हुकूमत की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो उनकी जो पॉलिसी है अब वो बहुत क्लियर होती चली जा रही है NHS के हवाले से कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। आपकी अपनी जमात जो है वो यकीनन इस हक में है कि जो NHS है इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये पब्लिक का एक राइट है, एक पब्लिक फोरम है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो कि लेबर ने स्टार्ट किया था 1947 की दिहाई में, कि जिसको अभी तक वो चाहते हैं कि रमा दमा रखा जाए। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है कि जिस तरह से हुकूमत इसको प्राइवेटाइज करना चाहती है, प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो किन बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ेगा? I think that access to healthcare should be free at the point of contact. हमारी जो emergency services हैं, इस सवाल का जवाब आसानी से देने के लिए मैं आपको नज़रिया दिखाऊंगी अमेरिका का, जी जहाँ सेल्फ पेमेंट होती है जी जी। और वहाँ पे क्या हालात होते हैं। आप यकीन करें ज़ीशान भाई, कैंसर सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं यहाँ पे हमारे शहर में 65% फैमिलीज जो है वो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। राइट राइट। आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमारी NHS सर्विसेज प्राइवेटाइज हो जाए, वो किस तरह अपने इलाज का किस तरह वो अफोर्ड कर सकेंगे, या किस तरह वो पैसे देंगे अपनी इलाज के लिए अगर उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए हो। हार्ट अटैक्स होते हैं हमारी डाइवर्स कम्युनिटीज़ में, मुसलमान कम्युनिटीज़ में हार्ट डिजीज़ की प्रेवलेंस बहुत है, डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बहुत है। जी अगर किसी को स्ट्रोक हो गया हो तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे वो सारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स। इज नॉट जस्ट हॉस्पिटल स्टे, मेडिसिन्स, डॉक्टर टाइम, अनेस्थेटिस्ट टाइम, ऑपरेटिंग टाइम अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती हो, और करते करते बहुत ज़्यादा, आई मीन द फीस विल गो इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स। इसी वजह से बेतहाशा ज़रूरी है कि NHS पब्लिक के लिए फ्री हो। लेकिन कुछ लेजिस्लेशन ऐसी होती है जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं टू कीप योर NHS फ्री, डोंट अब्यूज़ इट। और उनमें एक चीज़ यही है कि मेडिसिन वेस्टेज के ऊपर पैरासीटामॉल जैसे 16 पेंस में मिल जाता है। बहुत सारे लोग अपने GP से प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं पैरासीटामॉल के लिए। इन चीज़ों से हमें चाहिए कि पब्लिक हमारे साथ पार्टनरशिप में वर्क करें, और इन चीज़ों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता NHS इज़ कमिंग टू इट्स नीज। इट्स नॉट टोटली द पब्लिक्स फॉल्ट, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि जो जितने भी मैनेजमेंट टेयर्स रखी गई हैं NHS के इंफ्रास्ट्रक्चर में, there's a lot of wastage of money, wastage on contracts। तो इस चीज़ की तरफ देख के पूरे NHS को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है ताकि हम इसकी प्राइवेटाइजेशन को अवॉइड करें। राइट। काउंसिल शबीना, एक और बहुत अहम मसला जिसका लोगों से बहुत गहरा ताल्लुक है और वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, काउंसिल हाउसिंग का है। इस सिलसिले में आप की बारों में क्या जो लवाजमात हैं, क्या बुनियादी एक जो अज़ाइम हैं वो अब तक दिखाए जा रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काउंसिल हाउसिंग जो है वो वहाँ पर तामीर किए जाएंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वेटिंग लिस्ट हमने देखा है वो 5 से 7 साल तक की एक आम जो पब्लिक है उनको बताई जाती है, जो कि एक बहुत यानी ड्यूरेशन एक ऐसी है कि जिसमें अगर किसी को अर्जेंसी वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो उनको इतनी आसानी से फिर भी नहीं मिल पाता है। तो इस सिलसिले में इस मसले को हल करने के लिए काउंसिल जो है आपकी साइड पे क्या करेगी पीटरबरो में? हमारी जो साइड की काउंसिल है वो इस वक्त कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, और जितने भी फैसले हैं वो ही करते हैं। लेबर पार्टी जिसका हिस्सा मैं हूँ, हम लोगों ने ये चीज़ सजेस्ट किया है और मोशंस प्रपोज किए हैं और क्वेश्चंस प्रपोज किया है कि हाउसिंग रेवेन्यू अकाउंट बनाना चाहिए जो रिजर्व किया जाए अफोर्डेबल और सोशल हाउसिंग को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इस वक्त 1000 लोगों से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है हमारे हाउसिंग के ऊपर। और हाउसिंग रेवेन्यू अकाउंट से कम एक बजट सेट असाइड की जाएगी
کہ گھروں کو بنایا جائے خاص طور پہ اس سہولت کے لیے کہ جو لوگ ویٹنگ لسٹ کے اوپر ہیں ان کو نیو افورڈیبل سوشل ہاؤسنگ دیا جائے گا اور زیادہ اویلیبلٹی اس کی ہوگی. ایک جی اس کا یہ حل ہے. جی obviously یہ جو سولوشن ہے اوور نائٹ نہیں ہوگا, ٹرانسپائر نہیں ہوگا, لیکن اٹس ون آف دا سولوشنز اور یہ لیبر پارٹی کی پروپوزل ہے اور انشاءاللہ اگر ہماری ایڈمنسٹریشن رہی تو دیز آر ون آف دا مینیفیسٹو پالیسیز جو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور ہونا بھی چاہیے, بیکاز یہ پوری کنٹری میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے سوشل ہاؤسنگ کی اٹ ہیز انکریزڈ اور اتنے گھر نہیں ہیں جتنے لوگ ہیں جو انتظار کریں, پھر ان کو ناٹ فٹ فار پرپز ہوٹلز میں بیڈ اینڈ بریکفسٹ میں اکوموڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے. سو اٹس اے بگ چیلنج, لیکن ایک ہماری طرف سے جو ہمارے مینیفیسٹو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ ریونیو اکاؤنٹ کا فارمیشن ہو جائیں اور اس کے حساب سے پھر ہم ایک بجٹ دے سکتے ہیں سوشل ہاؤسنگ بنانے کے لیے. ایبسلیوٹلی رائٹ ہے. کاؤنسلر شبینہ, آپ یقیناً آپ نے بھی اس 2 سال کے عرصے میں دیکھا ہے ساری جو سینیریو, اور آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا ہے بینگ ایز اے فرنٹ لائن ورکر کہ لوگوں کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ہیلتھ وائز بھی ہم بات کرتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے پورا جو ملک ہے وہ 2 سال تک بند رہا. بالکل اس میں ایک جو آئسولیشن کا جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا, ایک وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جو بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا کہ جس میں لوگوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اس سارے سینیریو میں کیا ایک اہم چیز ہے, ایک ایسا کون سا نقطہ ہے شبینہ جو ہم سب نے مل کر سیکھا ہے اور سیکھنا چاہیے؟ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور کووڈ کی اب کچھ صورتحال جو کمپیریٹیولی بہتر ہے. آپ چونکہ گراؤنڈ میں تھیں بینگ ایز اے فرنٹ لائن ورکر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سارے سینیریو میں کون سا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جسے ہمیں فیوچر کے لیے اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں فیوچر کے لیے اگر کبھی کوئی اس طرح کا پینڈیمک آ جائے تو there are a few things. ایک تو گورنمنٹ لیول کے حوالے سے اور ایک آپس میں کمیونٹی حوالے سے. جی گورنمنٹ لیول کے حوالے سے ہم نے بار بار ڈیلیز دیکھی ہیں پی پی ای کی پروکیورمنٹ میں, ڈیلیوری میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں. ایک نمبر 2, ہم نے یو ٹرنس بہت ساری چیزوں کے اوپر دیکھی ہیں کہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ بچے اسکول جائیں گے, پھر اس کے بعد نہیں جائیں گے, پھر ان کو گھر پہ رکھا گیا. ہماری کوئی جس کو ہم کرائسس اسٹریٹجی کہتے ہیں, اٹ واز بلو دا اسٹینڈرڈس انٹرنیشنلی جو ہم کمپیئر کرتے ہیں, ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں, وہ چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹڈ نہیں تھیں وقت کے اوپر ایک سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور ہم آلریڈی ایک پینڈیمک سے گزر چکے تھے اس سے پہلے, جو اسپینش فلو تھا جی 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 1950s میں یہاں پہ آیا تھا اور بہت سارے لوگ جان بحق ہوئے اس فلو کی وجہ سے. تو ہمیں بہت پہلے اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی پینڈیمک آ سکتا ہے ہمارے شورز کے اوپر اور ہمیں یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی. there was too much dither and delay اور اس کی وجہ سے جانیں گئی ہیں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا کے اوپر. that's the first thing. سیکنڈ تھنگ از کمیونٹی کے حساب سے جو سب سے بڑا لیسن میں نے لرن کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت انپریڈکٹیبل ہے زندگی. لائف از ٹو شارٹ. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایٹیٹیوڈز بدل گئی ہیں. ایک تو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی طرف جو بالکل جائز ہے, لیکن ایک دوسرے کی طرف بھی ٹالرنس لیولز بہت کم ہو گئی ہیں. ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈس میں صبر, ایکسیپٹنس اور ایک انٹیگریشن اور کمیونٹی, سینس آف کمیونٹی کرنا چاہیے. ابھی ہم یونائٹڈ کنگڈم میں اتنے ڈائیورس کمیونٹیز رہتے ہیں کہ اس ملک کو اڈاپٹ کر کے فخر سے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم سب برٹش ہیں, سب آپس میں جو ہیں پیار محبت سکون کے ساتھ رہیں گے. یو ایکسیپٹ دا ادر کمیونٹیز فار واٹ دیئر ویلیوز آر. یہ میرے ویلیوز ہے, شیئر کرو, ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کیا کریں. لائف از ٹو شارٹ فار ہیٹ اینڈ دیٹس دا میسج دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو, بیکاز بہت سارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی اس سے ظاہر ہوئی ہیں. اینڈ دی اونلی وے کہ ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پروگریسولی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں اور پروگریسولی یونیفائی ہوں. اور جسٹ
एक cost nothing to be kind. मैं हर वक्त जो है कहती हूँ कि मेरी पॉलिटिक्स काइंडनेस और कंपैशन के बेसिस के ऊपर है और मैं वो चीज़ स्प्रेड करना चाहती हूँ. There is too much nastiness out there and unfortunately सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया एक व्हीकल बन गया है उस हेट को प्रोपिगेट करने के लिए. और हमें ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए. But you have personally dealt very well against this hate speech. आपका तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी था कि जिसमें आपने बहुत बेहतर अंदाज के साथ बहुत खुलकर ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी भी की जो कि हेट स्पीच को प्रमोट कर रहे थे. बिल्कुल किया है और आई थिंक कि देयर इज़ ऑलवेज जस्टिस इन लीगल एवेन्यूज़ और प्रोसेसेस. और मेरा ये मशवरा है हर किसी को जो पॉलिटिक्स में है कि कभी रिटेलिएट नहीं करना चाहिए. और अगर आप समझते हैं कि आप सच पर हैं और एविडेंस आपके पास है तो आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करें एंड होपफुली द लॉ विल टेक योर साइड. एब्सोल्युटली. ईमान इंसान को अपना पुख्ता रखना चाहिए. बेशक बेशक. कुछ बात करते हैं मरकज़ी सियासत के हवाले से शबीना के. हमने देखा पिछले 6 साल में बहुत सारी तब्दीलियां हमें देखने को मिली. अगर 2016 से हम शुरू हो जाते हैं जिसमें पहले रेफरेंडम करवाया गया और उसके बाद कुछ अरसे के बाद हमने 2 इलेक्शंस भी देखे हैं 2017 में 2019 में और फिर पेंडेमिक आ जाता है 2020 में 2 साल तक के लिए. तो ये एक बहुत अनसर्टेनिटी रही है शबीना इस सारे 6 साल के अरसे में. आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से कंजर्वेटिव को बहुत बैडली हिट किया है इन इलेक्शंस ने जो कि लोकल इलेक्शंस हालिया हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट आप जब जो आगे जो नेशनल इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप समझती हैं कि कोई तब्दीली आ रही है? आई थिंक तब्दीली आ रही है और सबसे बड़ी तब्दीली ये आ रही है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है. आ गई है बिल्कुल. और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में जितनी भी इलेक्ट्रेट है दे आर लुकिंग फॉर चेंज. लोग थक गए, लोग पैंडेमिक से भी तंग आ गए, इलेक्शन से भी तंग आ गए और ट्रस्ट जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में होना चाहिए था इतने लॉस के बावजूद वो भी एक हद तक और काफ़ी हद तक बल्कि मैं कहूँगी कि डैमेज हो गया है और उसका नुकसान हुआ है. आप समझती हैं कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की? आई थिंक हमेशा और ये बहुत सारे लेबर एमपी से ये बात पूछी गई है कि बोरिस जॉनसन को रिज़ाइन अगर वो कर लें और उनकी रिप्लेसमेंट आ जाए तो लेबर के लिए अच्छा नहीं होगा. लेकिन लेबर पार्टी की ये ख़ास बात है कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज़ और सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है. इस वक्त जो है एक सरबराह नहीं चाहिए मुल्क में जिसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, जो झूठ बोलता है. और द रीज़न इज़ because he has shown time and time again that he hasn't shown the truth. इसी वजह से ब्रिटेन के सोसाइटी के लिए बेहतर यही है कि लीडरशिप चेंज हो जाए कंजर्वेटिव पार्टी में. लेकिन मुदाखलत और साजिश के बावजूद उनकी पोजीशन तो उसी तरह की बरकरार है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे तरीके से वो हरा कर वापस आ गए हैं. 211 और 148 का मार्जिन रहा लेकिन इवेंचुअली he got the victory. He did, and that is why you call this politics. Absolutely right. Lastly, क्या एक ख़ास पैगाम देना चाहेंगी इस्लाम चैनल उर्दू के तमाम नाजरीन को? काउंसलर शबीना असद कयूम, मेयर्स ऑफ पीटरबरो. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने ये प्रोग्राम सुना है. आपका ख़ास तौर पे ज़ीशान भाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और मैं ये कहना चाहूँगी आपके लिसनर्स को, जो देखने वालों को, just be kind to one another. Give time to one another. It costs absolutely nothing. Learn to respect each other. ज़िंदगी बहुत छोटी है और unpredictable है. तो Absolutely. जियो और जीनो दो की जो पॉलिसी है वो कहना है डॉक्टर शबीना असद कयूम का. और यकीनन यही वजह है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है कि जब आप अपने लिए भी एक कंफर्ट जोन रखते हैं और दूसरों के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया काउंसलर डॉक्टर शबीना असद कयूम साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू. जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी. हमारे साथ काउंसलर डॉक्टर शबीना असद कयूम मौजूद थी. आप मेयर्स हैं पीटरबरो के. यकीनन जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनसे बात हुई है और उसमें सबसे बड़ा जो अहम पहलू है वो कम्युनिटीज़ को यकीनन एक बहुत सारे मसाइल का सामना तो करना पड़ता है लेकिन सबका एक ही सोल्यूशन और वो ये है कि अपने अपने हिस्से की जो बात हम करते हैं ज़िम्मेदारी वो अदा करनी है, अपना अपना किरदार अदा करना. जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं, आप अपने हिस्से का एक किरदार, अपना एक रोल प्ले कर देते हैं तो यकीनन मसाइल जो हैं वो खुद बहुत हल होना शुरू हो जाते हैं. दूसरे हिस्से में बात करेंगे एक और बहुत खूबसूरत से और बहुत ही जानदार किस्म के इशू से. अब मुझे बिल्कुल ये काउंटडाउन जो मेरे कान पर है. ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक राजा ज़ीशान के साथ.
नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में राजा ज़ीशान आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थी काउंसिलर डॉक्टर शबीना असद कयूम साहिबा, मेयर्स ऑफ पीटरबरो, जिनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हमने बात की। इस हिस्से में हम एक बहुत ही ख़ास मौजू के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं, और ये एक ऐसा इशू है कि जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं वो तमाम इससे अफेक्टेड हैं। इससे उनका असर ऐसा है कि यकीनन आप को घर की एक चार दीवारी जो है वो इस घर में इस मुल्क में रहते हुए बहुत ज़रूरी होती है कि आपका अपना एक घर हो कि जिसमें आप यूँ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि लोग मुख्तलिफ जब वो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में रह रहे होते हैं तो उसको ये करार देते हैं, ये समझते हैं कि शायद ये क्योंकि एक ऐसा सरमाया है जिसका इन रिटर्न नहीं है, वापस नहीं आ सकता है। आप की जो भी जॉब होती है उसके थ्रू आप अपने खर्चे पूरे करते हैं और लाइफ इसी तरह चलती रहती है। लेकिन मॉर्गेज का एक ऐसा सिलसिला है जो कि बरतानिया में बहुत अरसे से राइज है, लोग इसको उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। लेकिन हालिया चंद एक अरसे में ख़ास तौर पे कोविड के बाद से हमने देखा है कि इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ भी लाई गई हैं। लोगों के मुख्तलिफ मसाइल में तो इजाफा हुआ, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसकी वजह से हमने देखा है मुख्तलिफ जो उनके मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा अब एक मसला जो है वो अपने रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हों या मॉर्गेज हों, मतलब एक जो आसाइश ज़िंदगी है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए भी उनके पास वसाइल जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो बरतानिया में हालिया हमने देखा है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से भी 1.25 यानी 1.2% का जो एक इंटरेस्ट है उसमें इजाफा किया गया है। और हमने ये भी देखा है कि इसमें इस हवाले से जो मुख्तलिफ मॉर्गेज के जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा पेचीदा ज़रूर कर दिया गया। और अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को इस हवाले से आगाही हासिल करना ज़रूरी है कि इससे वो किस तरह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं कि एक वो बेहतर अंदाज के साथ और अपने रिसोर्स के अंदर, क्योंकि हर इंसान के अपने कुछ हालात होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जिसके तहत वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं इस ऑप्शन को, लेकिन वो यूटिलाइज़ किस तरह से किया जा सकता है, इसको किस तरह से प्रोसेस को, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितना इसमें किरदार है आपके वीज़ास का, आपके वीज़ा स्टेटस का, कितना इसमें किरदार है आपकी पॉइंट स्कोरिंग, यानी कि जो आपका जो स्कोर है सारा जो इस हवाले से जो अकाउंट में मुख्तलिफ स्कोरिंग्स जो होती हैं उसका कितना किरदार है। क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को इस हवाले से मसाइल वो भी सामना करना पड़ता है कि जैसे अगर काउंटी कोर्ट जजमेंट किसी के खिलाफ हो गई है तो उनके लिए वो ऑप्शंस किस हद तक अवेलेबल होती हैं, क्या वो यूटिलाइज उसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस ख़ास प्रोग्राम में मेरे साथ मॉर्गेज एडवाइज़र मौजूद हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट को समझती हैं, इस ख़ास फील्ड से, इस एक यूनिक सब्जेक्ट से बहुत अरसे से वो रिलेटेड हैं। मुख्तलिफ एजाज़ात से भी उनको नवाजा गया है कि जिनमें ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्गेज चैम्पियन या मॉर्गेज स्टार का जिसे अवार्ड कहा जाता है, मॉर्गेज स्टार नॉर्थ ईस्ट 2020, वो भी उनको मिल चुका है उनकी प्रोफेशनल काबिलियत के नतीजे में। हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट से नाज माजिद। अस्सलाम वालेकुम नाज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम परफेक्टली ऑलराइट, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। राइट ना, चूँकि मौजू की तरफ डायरेक्ट आते हैं, हमने देखा है कि लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना इस सिलसिले में करना पड़ रहा है। आपकी यकीनन जो पेशा वराना जो है जिम्मेदारियों के नतीजे में आपके सामने तो बहुत सारे हज़ारों केसेस आते हैं। किस तरह से एक आम आदमी जो है अपने रिसोर्सेज के तहत इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है, मॉर्गेज के प्रोसेस को, जो चैलेंजेस सामने आते हैं उनको एक तरफ रख कर अपनी आसाइश के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए उसको जारी रख सकता है, उसका आगाज़ कर सकता है? देखिए, हर इंसान के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोग हमें कॉल करते हैं, उनके वीज़े इशू होते हैं। दैट इज़ ट्रू कि ज़्यादातर जो हाई स्ट्रीट लेंडर्स हैं जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, सिर्फ उनको ही वो मॉर्गेज ऑफर करेंगे। लेकिन लेटली देयर्स बीन अ लॉट ऑफ पीपल जो अब्रॉड से यहाँ पे आए हैं वर्क वीज़ास पे, Tier 1 Tier 2 स्टेटस जिनके पास है, तो उनको भी दे कैन गेट अ मॉर्गेज, वी कैन हेल्प विद देम विद दैट। लेकिन ये है कि उनको डिपॉजिट ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लेंडर्स देखें तो लेंडर्स ये देखते हैं कि हमें कितना रिस्क है इस प्रॉपर्टी में। तो अगर किसी के पास यहाँ पे परमानेंट राइट्स नहीं है तो उस वजह से वो ज़्यादा डिपॉजिट मांगते हैं। एक और चैलेंज है क्रेडिट स्कोर। जब लोग मॉर्गेज लेते हैं तो समटाइम्स अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस कर दिया है या उनको कोई जिस तरह होता है CCJ मिल गया है तो वो सोचते हैं कि हमें बिल्कुल मॉर्गेज नहीं मिल सकती। दैट इज नॉट ट्रू।
मॉर्गेज मिल सकती है, लेकिन ये है कि वो फिर स्पेशलिस्ट में चला जाता है, तो आपके फीस भी हाई होंगे, इंटरेस्ट रेट भी हाई राइट होगा। राइट अच्छा, लेकिन ये है ये कि बड़ा इतनी नाज, ये बड़ा सर्विस एक अहम नुक्ता है, ये हमारे नाज़रीन के लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है कि यानी अगर किसी के खिलाफ काउंटी कोर्ट जजमेंट जो है, जैसे उनके कुछ बिल्स अगर मिस हो गए हैं, कुछ पेमेंट्स मिस हो गई हैं, इस सिलसिले में जो CCJ जिसे काउंटी कोर्ट जजमेंट कहा जाता है, किसी के खिलाफ उसका इजरा हो जाता है, तो दैट डजंट मीन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मॉर्गेज वो नहीं ले सकते, मॉर्गेज ले सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं, क्या यही बात है? बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हो जाते हैं, उनकी फीस भी ज़्यादा होगी जो उन्होंने पे करनी होगी, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट लेंडर्स तो बिल्कुल मॉर्गेज नहीं करेंगे, जैसे कि लॉयड्स हो गया, संटैंडर, नेशनवाइड। तो जो छोटे स्पेशलिस्ट लेंडर्स हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा, फीस भी ज़्यादा होगी आपकी, और ये है कि डिपॉजिट भी वो ज़्यादा मांगेंगे कि आपने डिपॉजिट भी ज़्यादा रखना है। राइट इसके अलावा बात करते हैं जो हालिया तब्दीली भी एक की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से 1.25% जो एक इंक्रीज़ है वो किया गया, और ये 2009 के बाद ना सबसे ज़्यादा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक आम पब्लिक के ऊपर? जिन लोगों के पास तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। जब उनका फिक्स्ड रेट एंड होगा, चाहे 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उसके बाद उनको इफेक्ट फील होगा। लेकिन जिन लोगों ने वेरिएबल रेट्स लिए हुए हैं या ट्रैकर डिस्काउंटेड रेट्स लिए हुए हैं, उनको विद इन 30 डेज उनके लेंडर्स उनको लेटर सेंड करेंगे, और उनकी जो नई मंथली पेमेंट होगी, जो कि ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी हायर, वो उनको पता चल जाएगी कि कितनी है। इसमें वीज़ा स्टेटस का चूँकि आपने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ हमने देखा है कि यहाँ पे लोग जो हैं, जैसे Tier 1 का भी आपने जिक्र किया, Tier 2 का भी, वो इन कैटेगरीज़ में मौजूद होते हैं जिनके वीज़े की यकीनन एक मयाद होती है 5 साल या अक्सर औकात उससे ज़्यादा भी होती है। तो जो क्या ये देखा जाता है मॉर्गेज के सिलसिले में कि जिसकी ड्यूरेशन अगर फ़र्ज़ करें जो है वो 25 साल या अक्सर इससे भी ज़्यादा की होती है, तो इस सिलसिले में क्या गारंटी उनसे ली जाती है कि भाई आपको अगर हम अब दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, उनकी जो कैटेगरी है क्या उसमें उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्या उनके जो स्पॉन्सर हैं वो उनको एक बार फिर एक्सटेंशन का इजरा करेंगे? तो क्या ये चीज़ें भी नजर जो देखी जाती हैं, इन चीज़ों को भी रिव्यू किया जाता है? इट डिपेंड्स आपका प्रोफेशन क्या है। अब यहाँ पे काफ़ी जो है हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से और कंट्रीज से भी, केमिकल इंजीनियर्स आए हुए हैं, कुछ पॉलिटिशियंस माइग्रेट होके आए हुए हैं। As long as you've been here for 2 years, ज़्यादातर यही होता है, अगर आपको यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में आपका जो क्रेडिट फुटप्रिंट है यहाँ पे बिल्ड हो जाता है। तो एक दफ़ा आप प्रूव कर सके कि you are a good creditor, तो उस हिसाब से फिर there's a lot of lenders who will be happy to issue a mortgage. अब इसी बात पे ये भी है कि चलो 2 साल तो हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई बंदा है जिसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, तो फिर तो you could be here for 3 months, तब भी आपका mortgage वो अप्रूव कर देंगे। राइट और सो इस सिलसिले में उनको सिर्फ एक गारंटी चाहिए होती है, अगर वंस इट्स बीन गारंटेड तो मॉर्गेज जो है वो इशू किया जा सकता है। गारंटी भी नहीं होती, वो गारंटर मॉर्गेजेस और चीज होती हैं। ये इस तरह होता है कि अगर जैसे कि जॉइंट बोरोवर सोल प्रोप्राइट है, तो कुछ लोग होते हैं जो जॉइंट एप्लीकेशन कर लेते हैं, लेकिन जो ओनर प्रॉपर्टी का होता है वो एक ही बंदा होता है। तो जो फॉरेन नेशनल है दे कैन बी द ओनर्स, लेकिन जो बोरो कर रहा है साथ वो अगर ब्रिटिश हो तो देन दे डोंट नीड टू वेट फॉर 2 इयर्स। के हवाले से डिपॉजिट का भी बताइएगा, लोगों को एक बहुत बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है इस नाज के। डिपॉजिट की जो एक शरह है वो किस हद तक होती है? क्या वो एक इंडिविजुअल के सर्कमस्टेंसेस को देख के किया जाता है, वो प्रॉपर्टी को देख के किया जाता है, वो किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर एज वेल। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर A1 है तो 5% भी आप डिपॉजिट रख सकते हैं, लेकिन इसमें ये आ जाता है अगर आप 5% रख रहे हैं तो जो बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी का जो रिस्क है प्रॉपर्टी में वो बहुत ज्यादा है, 95% लोन टू वैल्यू वो दे रहे हैं। तो इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स वो ऑफर करते हैं वो काफी हाई होते हैं। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि जितना डिपॉजिट आप रख सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर 90% लोन टू वैल्यू वो देंगे तो आपके मंथली पेमेंट्स भी कम होंगे, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। अगर 15% डिपॉजिट आप रख सकते हैं तो फिर इट गोज डाउन इन 5%, तो आपका ही फायदा है। लेकिन ये 25 इयर्स आपने पहले मेंशन किया, पहले ऐसे ही होता था। अब उससे ज़्यादा है ना, अब तो 25 साल से लेकर 40 साल तक का अर्सा लिया जाता है अब तो। बिल्कुल सो 40 इयर्स तक मॉर्गेज जाती है। तो जो यंग कपल्स ले रहे हैं फिलहाल मॉर्गेज इन द 20s और इवन इन द 30s, उनका ये है कि
देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गॉन अप, राइट? तो अब वो नहीं है कि 25 ईयर की टर्म है तो आपके मंथली पेमेंट्स ये हैं। अब हम पूछते हैं कि आप कितना कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स अ रीजनेबल अमाउंट। तो उस हिसाब से हो सकता है आपकी मॉर्गेज टर्म 30 इयर्स हो, 35 इयर्स हो, या मैक्सिमम 40 इयर्स भी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि 40 इयर्स में जाके आप you're going to pay off your mortgage। इसमें ये होता है कि आपकी मंथली कम 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 होती है, और जब आप दोबारा रिव्यू करते हो, चाहे 5 साल में, 10 साल में, तब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप लमसम ओवर पेमेंट भी कर सकते हैं, या अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई है तो फिर टर्म रिड्यूस हो जाती है। और किसी मौके पे भी आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको किसी भी वक्त क्लियर भी कर सकते हैं ओवरऑल। क्लियर भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन योर फिक्स्ड रेट, तो फिर पेनल्टी भी नहीं होती, अर्ली रिपेमेंट चार्जेस भी नहीं होते। फिक्स्ड रेट्स में भी काफी लेंडर्स ऐसे हैं जो आपको ओवर पे करने देते हैं, सो बाय 10%। सो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो आपका बैलेंस होगा वो 10% आप ओवर पे कर सकते हैं, एंड देयर इज नो पेनल्टीज। राइट। प्रोग्राम को जब हमने इसको एडवर्टाइज किया था आज से 2 दिन पहले, तो कुछ सवालात मुझ तक पहुंचे थे, कुछ लोगों ने जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन मुझे चाह रहे थे कि सवाल आप तक पहुंचा दिया जाए। एक सिनेरियो है नाज के, अगर कुछ सेपरेशन हो जाती है और उसमें जो बच्चों की तादाद जो है वो 3 हो, 18 साल से कम हो और मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो, तो इस सिलसिले में क्या जो है वो लवाजमात क्या इख्तियार किए जाते हैं? सैडली ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अक्सर हम देखते हैं कि मैंने खुद लोगों के लिए मॉर्गेजेस किए हुए हैं 5-6 साल पहले, जिनकी शादी हो रही है और या हो चुकी है, एंड दे बाइंग अ हाउस टुगेदर। तो उस वक्त ये कितना खुशी का मौका होता है कि वो एक साथ घर ले रहे हैं, दे गोइंग टू मूव इन टुगेदर, उनकी एक फैमिली होगी। एंड सैडली फ्यू इयर्स लेटर काफी वो ही मेरे क्लाइंट्स उनमें से कुछ वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि देखें हमारी सेपरेशन हो रही है, हम क्या करें, समझ नहीं आ रही, हम घर में रहेंगे, घर बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मियाँ बीवी के बिटवीन ही हो, समटाइम्स होता है कि 2 भाइयों ने साथ में घर लिया है, या फादर एंड सन उन्होंने घर लिया है, सो इट डजंट हैव टू बी अ कपल। लेकिन इसमें ये चीज है कि जिस बंदे ने घर के अंदर रहना है, दे नीड टू प्रूव कि वो अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे वो ले सकते हैं मॉर्गेज। तो पहले तो अगर जॉइंट मॉर्गेज ली हुई है, अब उनको ये प्रूव करना है दैट दे कैन अफोर्ड द मॉर्गेज जस्ट इन देयर नेम। अगर तो वो सिर्फ अपनी इनकम पे अफोर्ड मॉर्गेज नहीं कर सकते, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लेंडर्स दे विल नॉट लेट द अदर पार्टी ऑफ द मॉर्गेज। तो यहाँ पे आके लोग कई दफा स्टक हो जाते हैं, दे हैव टू सेल द प्रॉपर्टी, रेंट में चले जाते हैं, काउंसिल प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। मेरी यही एडवाइस होगी, हमेशा कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल ब्रोकर, एंड दे वो फिर आपकी अफोर्डेबिलिटी भी चेक करेंगे, हर चीज चेक करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। राइट। अच्छा ये बताइएगा, नास के काउंसल्स जो हैं वो मुख्तलिफ हमने देखा है कि जगहों पर जो मौजूद हैं वो इस हवाले से किस हद तक वो मदद करते हैं? अगर किसी को फ़र्ज़ करें सिनेरियो चेंज हो जाता है, किसी की जॉब जो है वो छूट जाती है, कोई कुछ मुख्तलिफ लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो काउंसल क्या मदद करती है किसी को अपनी जो मॉर्गेज पे करने के सिलसिले में, किस हद तक मदद करती है? तो ये एक तो गवर्नमेंट ने हेल्प की है। अभी जब फेलो लोग हो गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि बैंक्स वाले घर रीपोजेस नहीं कर सकते। तो उसमें ये हुआ था कि काफी लेंडर्स ने फिर पेमेंट हॉलिडेज लोगों को इशू किए थे, या उनके साथ अरेंजमेंट की थी कि आप अंडर पे कर सकते हो, क्योंकि उनके पास कुछ लोगों के पास जॉब्स रही नहीं थी, कुछ फेलो पे चले गए थे। तो दैट वाज अ ब्रिलियंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डू। अब काउंसिल्स में ये है, अगर तो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कोई डिसेबल्ड बंदा हो गया है या इस तरह की सिचुएशन हो गई है, तो कुछ काउंसिल्स ऐसे हैं जो दे विल पे द इंटरेस्ट। तो जो आपकी मॉर्गेज का मंथली इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए एग्री करके पे करेंगे, चाहे 6 महीने या 1 साल। लेकिन वो दरअसल एक लोन होता है, तो बाद में जब आप दोबारा काम कर सकें या जो भी आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, वो आपने वापस पे करना पड़ता है लोकल काउंसिल को। राइट। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो लोन किसी तरीके से हालात किसी के इतने ख़राब होते हैं कि वो पे नहीं हो सकता है, तो उस सिलसिले में क्या जो मॉर्गेज है वो ख़त्म कर दी जाएगी? उसका क्या फिर स्टेटस क्या होगा? I mean, as a last resort, homes can be repossessed. ये बात है, लेकिन काउंसिल वाले भी, कोर्ट वाले भी हमेशा सिचुएशन देखते हैं। तो हर इंसान की, हर फैमिली की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर बंदे के अलग अलग मसले होते हैं, मसाइल होते हैं।
تو اس حساب سے وہ ایک سیناریو دیکھ کے پھر ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے ہم نے. آئی مین کاؤنسل کی جب اب بات ہو رہی ہے تو کافی لوگ جو کاؤنسل پراپرٹیز میں رہتے ہیں کافی لوگوں کو یہ پتا بھی ہے کہ ان کے پاس آپشنز ہیں ٹو بائی دیٹ پراپرٹی. تو یہ ایک اسکیم ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو بائی. رائٹ ٹو بائی اسکیم میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ایک پراپرٹی میں رہ رہے ہیں, کاؤنسل کی پراپرٹی ہے, کچھ عرصہ آپ کو ہو گیا ہے, تو آپ اپنی کاؤنسل کے ساتھ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر لینا ہے. تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اپ ٹو 70% آف آپ کو قرض مل سکتا ہے. میں نے خود اپلیکیشن اس طرح کے کیے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے جہاں پہ جو ان کی پھر مورگیج بنتی ہے آن دا ریمیننگ جتنے کا وہ گھر لے رہے ہیں وہ ان کے رینٹ سے بھی کافی کم ہوتی ہے. اور افورڈیبل ہاؤسنگ کی جو اسکیمز ہیں جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے انٹروڈیوس بھی کروائی گئی ہیں وہ کس حد تک مستفید ہو سکتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ مارگیج کے اس پروسیس کو اڈاپٹ کر سکے؟ اگین ہر انسان کا ڈفرینٹ سچویشن ہے. اب کافی اسکیمز آ گئی ہیں مارکیٹ میں, خاص کر کے جو نیو بلڈز جو ہر طرف بن رہے ہیں اس وقت, اس میں شیئرڈ ایکویٹی, ہیلپ ٹو بائی, شیئرڈ اونرشپ اسکیمز, یہ سب اگر آپ گورنمنٹ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ اپنا پوسٹ کوڈ ڈالیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی اسکیمز اویلیبل ہیں آپ کے لیے, کون سی اسکیمز اویلیبل ہیں. زیادہ تر یہی ہے فرسٹ ٹائم بائرز کے لیے, نیو بلڈ پراپرٹیز کے لیے یہ اسکیمز اویلیبل ہیں. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی انکم تھی تو گھر کی پرائسز بھی کم تھی. اب آپ کی انکم 40-50 گرینڈ ہے ایوریج, لیکن گھر کی پرائسز 400-500,000 میں چلی جاتی ہیں, obviously depending on the location in the country. جی رائٹ. اچھا ناز, ایک اور سینیریو جو کہ بہت دیا جاتا ہے کہ ایک جو منیمم, جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی جو سیلری ہے شاید وہ ٹچ نہیں کر رہی ہوتی ایک اسپیسیفک مارک کو, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے دیر از نو اسپیسیفک منیمم انکم کو اس میں نہیں ہے ایز سچ کہ آپ کسی بھی موقع پہ اگر آپ کے اخراجات جو ہیں اس کو آپ ٹھیک طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں تو آپ مارگیج کی طرف جا سکتے ہیں. تو کیا اس سلسلے میں ایک جو رفلی ایسٹیمیٹ ہے وہ آپ ناظرین کو کیا ایڈوائز کریں گی کہ کون سی ایک ایسا ٹچ وہ کریں اپنی سیلری کو جس میں then they can start considering to go for mortgage؟ ایک پرسنل الاؤنس ہے اس کنٹری میں جو کہ 12,800 تقریباً اتنا ہے. تو گورنمنٹ یہ بات کہتی ہے کہ ایک انسان کے لیے اتنا ہونا ضروری ہے to survive on bills, clothes, food and going out. تو اس کے اوور اینڈ ابو جو آپ کما رہے ہو اس حساب سے آپ کو مارگیج مل سکتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی یہاں پہ ایڈورٹائز ہوا تھا کہ 6 ٹائمز انکم مل رہی ہے, 5 ٹائمز انکم مل رہی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں, لونز ہیں, آؤٹ گوئنگز ہیں, اسٹوڈنٹ لونز ہیں, تو اس حساب سے پھر جو افورڈیبلٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک سچویشن ہے. اور it just really depends. اس لیے it's better. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بروکر کے پاس نہیں جانا, ہم بینک کے پاس جا رہے ہیں, بروکر فیس چارج کرتے ہیں. لیکن میں خود بینک کے ساتھ کافی عرصہ کام کرتی رہی ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف وہ بینک صرف اپنے پروڈکٹس آپ کو آفر کر سکتے ہیں, جہاں کے جو بروکر ہوتے ہیں ان کے پورٹل پہ جیسے کمپیئر مارکیٹ, moneysupermarket.com, سب بینک, سب بلڈنگ سوسائٹیز کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک ہی دفعہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا انٹرسٹ ریٹ, کون سا بینک بلڈنگ سوسائٹی آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بینکس اور بلڈنگ سوسائٹیز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں پیکیجز بھی دیتے ہیں, جیسے اسپیشل انٹرسٹ ریٹ آفر جو کہ عام پبلک کو نہیں مل سکتا, یا بینکس خود اپنی طرف سے آفر نہیں کر سکتے, فری ویلیویشنز, اس طرح کی چیز. اور ہمارے پاس پینل سولسٹرز کا بھی ہے جو ہم اپوائنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو میں چیز جاننا چاہ رہا ہوں ناز وہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں کیا ایک وہ منیمم جو تھریش ہولڈ ہے وہ ہونا چاہیے کہ جس میں ون کین اسٹارٹ ایکچولی کنسیڈرنگ. میں جانتا ہوں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر انسان کے اپنے سرکمسٹنسز ہیں, اپنے حالات ہیں, اس کے اکارڈنگلی اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایک مارک ایسا ہے 24 کے 30 کے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں نے آپ کا ٹیلی ویژن کھولا تو میں نے دیکھا ہے یہ ان کی باتیں سنی, ناز کی بہت اچھی تھی. جی بہت شکریہ. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز فیاض لنڈن سے بات کر رہی ہوں. مسز فیاض, لنڈن کا موسم کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو؟ Horrible, it's too hot. It's too hot, absolutely. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے اگر مارگیج لینا ہوتا تھا تو اس زمانے کے لوگوں میں 20 سال پہلے, اور اگر میاں بیوی
भी उम्र के नहीं है, 18 और 25 साल के, तो इजी था। व्हाई? बिकॉज उस वक्त में सेक्रीफाइस होता था। अब के ज़माने में यंगस्टर के लिए इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज वो लोग उस बात को जानते नहीं है। एवरीथिंग भी लाइफ में होनी चाहिए और घर भी होना चाहिए, तो वो बहुत स्टक हो जाते हैं, उनका बहुत हार्ड टाइम चलता है, मैंने खुद देखा है। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगी, जो ये लड़की बात कर रही है नाज, बहुत अच्छी, कि यंगस्टर को चाहिए कि किराए के घर में रहने की बजाय जुआ ना खेलें कि 1000 पाउंड आपने किराए पे यूं दे दिया, वो वेस्ट ऑफ मनी है। आपको चाहिए आप घर लें और उसको मॉर्गेज को पे करें, तो वो घर आपका अपना होगा। जैसे आज हम लोग, हम भी ज्यादा उम्र के नहीं है, लेकिन हमने 20 साल पहले सेक्रीफाइस किया था, तो आज हमारे पास सब कुछ है। हमने उस जमाने में हार्डशिप की थी, काम किया था, सब कुछ किया था। आज तो आजकल के मैं यंगस्टर को कह रही हूँ कि एवरीथिंग यू डोंट हैव टू हैव इट, सम सैक्रिफाइस लाइफ में करना जरूरी। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी राय है मिसिस फयाज आपकी, कि यकीनन ख़वातीन हज़रात, जो एक सबसे बड़ी बात होती है, जैसे इन्होंने भी फरमाया है कि ये एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें आप, ठीक है, इंसान के हालात कुछ तब्दील होते हैं तो आप जाते हैं इस ऑप्शन पे, लेकिन जब आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में होते हैं, जो आप रेंट दे रहे होते हैं, तो वो उनका वो रिटर्न नहीं है, वो यानी वो आपने दिया, उसके बाद आप अगला महीना आएगा, उससे अगला महीना आएगा, एंड दैट गोज़ ऑन। मॉर्गेज में नाज, बिल्कुल ये हमारी जो कॉलर है इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपको ये पता है कि ये आपकी एक सेविंग है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा हो रहा है। कोई आप इस बारे में बात करना चाहेंगी नाज, जो मिसिस फयाज ने बात की? यस, थैंक यू वेरी मच मिसिस फयाज, आपने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है। हमारे पेरेंट्स जब कंट्री में आए थे तो वो पीछे भी पैसे भेजते थे, उन फैमिलीज को भी पाल रहे थे। यहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है उस वक्त 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, तो बहुत अच्छी तरह से हमारे पेरेंट्स ने हर एक चीज मैनेज की थी। यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, रिश्तेदारों को भी आना जाना सब कुछ लगा रहता था। आजकल रिश्तेदारों के साथ भी वो बात नहीं है, कोई आता जाता भी नहीं है, पीछे भी कमिटमेंट्स नहीं है ज्यादातर जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न लड़के लड़कियां हैं। लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो रहा, डिपॉजिट इकट्ठा नहीं हो रहा, या मंथली पेमेंट्स नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि ये भी कह रही थी कि हर चीज चाहिए। आउडी भी चलानी है, रेंज रोवर भी चलानी है, ब्रांडेड कपड़े भी पहनने हैं, हॉलीडेज भी हमने करने हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाना है। तो इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। हम ये नहीं कहते ऑब्वियसली यू हैव टू लिव, ऑफ कोर्स ये तो जरूरी है, यू हैव टू लिव, यू ओनली लिव वंस एंड लाइफ इज शॉर्ट। लेकिन बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आपकी प्रायोरिटी घर लेना है तो समटाइम्स यू हैव टू पुल बैक ऑन अदर थिंग्स, डेफिनेटली। राइट, लास्टली एक और एलिमेंट मैं दरमियान में शामिल करना चाहूँगा, और वो है स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो इस तरीके से, इस हवाले से जो उनको मुख्तलिफ लोन्स दिए जाते हैं उसको कंटिन्यू करें और मॉर्गेज को अडॉप्ट करें। तो उनके लिए क्या जो है इस हवाले से नाज, उनके लिए क्या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं? स्टूडेंट मॉर्गेजेस, मैंने पर्सनली स्टूडेंट मॉर्गेज नहीं की अभी तक किसी की। हालांकि ये मार्केट में है एक चीज, मैंने देखा है कि स्टूडेंट मॉर्गेजेस आर अवेलेबल। तो इस चीज पे आई वुडंट लाइक टू कमेंट क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं की। राइट। लेकिन आप समझती हैं कि जो यहाँ पे तालिब इल्म आते हैं उनके लिए भी बेहतर है कि अगर वो, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया, टियर 2 का, टियर 1 की कैटेगरी का जो लोग मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं टियर 4 पे, तो दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज इन ए वे कि जो उनको फैसिलिटेट कर सके फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, जैसे ही वो आते हैं यहाँ पे, जब वो बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है, उनका वो जो एक क्रेडिट फुटप्रिंट है वहां से ही शुरू हो जाता है। तो फ्यूचर में चाहे वो यहाँ पे रहें या वापस चले जाएं, अब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो कतर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका यहाँ पे क्रेडिट फुटप्रिंट हो गया है। उन्होंने या कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे ली थी, या उनके पास बैंक अकाउंट था, क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट फुटप्रिंट हो गया है। तो वो वहां पे भी बैठ के अब प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले रहे हैं। मैं खुद उनकी मॉर्गेजेस कर रही हूँ, वो ले रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो ये चीज होती है। इवन एक्सपेट्रिएट्स या जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी जब क्रेडिट शुरू हो जाती है, उससे मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें जो है मॉर्गेज मिल सकती है। एब्सोल्युटली। कुछ लोग कहते हैं कि जी मॉर्गेज नहीं मिल रही क्योंकि हमारा क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट आपका तब लेकिन वो होगा इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और अगेन वही जो सर्कमस्टेंसेस है उन पर डिपेंड करता है। चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज माजिद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यकीनन ये जो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है, इससे हमारे तमाम नाजरीन को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बहुत इस्तेफादा हासिल किया होगा। बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात की मॉर्गेज की डिफरेंट ऑप्शंस के हवाले से। यकीनन जो बात की जाती है कि अपने अपने यहाँ इंसान के जो वसाइल हैं उसके अकॉर्डिंगली जितनी चादर देखें उतने पैर फैलाएं, और अगर आपके वसाइल हों तो यकीनन क्यों नहीं मॉर्गेज के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के इस खास प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान राजा ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।